हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में जो है मैंने चर्चा किया था कि जो है किसी भी क्वेश्चंस का आंसर जो है किस अप्रोच से लिखा जाता है, और मुझे आशा है कि आप लोग जो है उसे समझ गए होंगे। और मैंने बताया था कि जो है किसी भी आंसर को लिखने से पहले जो है क्वेश्चंस के डिमांड को समझना ज़रूरी है, और उसके बाद जो है उसके कीवर्ड्स पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चंस के आंसर को जो है आंसर आप 3 पार्ट में जो है डिवीजन करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी का पार्ट और तीसरा कंक्लूजन। और इन्हीं 3 डिवीजन के आधार पर जो है आंसर आप लिखेंगे। उसके अलावा जो है पिछले वीडियो में जो है मैंने टॉपिक भी डिसाइड कर दिया था। पिछले जो है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का 5 ईयर क्वेश्चंस का जो है हम लोगों ने एनालिसिस किया था, और आपको बताया था कि जो है किन किन टॉपिक से जो है क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं, और कौन सा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। लगभग हम लोग 13-14 टॉपिक जो है आपको बताया था कि जो है ये 13-14 टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस जो है बार बार आ रहे हैं। और उसमें से भी जो है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे उसका भी मैंने चर्चा किया था, और बताया था कि ये टॉपिक से जो है हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग पिछले वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। और इस वीडियो में जो है ये सेकंड पार्ट है आपका पॉलिटी का ही। और इस वीडियो में जो है जो टॉपिक हमने पकड़ा है, जो आपका टॉपिक है वो है प्रेम्बल। तो पॉलिटी का जो है पहला टॉपिक है जिसमें हमने पिछली बार जिक्र किया था कि प्रेम्बल से जो है 2 क्वेश्चंस जो है बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस जो है इससे पूछे गए थे, और इन्हीं 2 क्वेश्चंस का जो है आंसर जो है आज मैं बताना जा रहा हूँ आपको कि जो है ये 2 क्वेश्चन का आंसर जो है किस तरीके से जो है लिखा जाएगा, क्या इसमें कंटेंट होंगे, किस तरह से इसका इंट्रोडक्शन होगा, किस तरह से इसका बॉडी का पार्ट होगा, और किस तरह कंक्लूजन जो है लिखा जाएगा। आज हम ये आपको बताएंगे। और उसके साथ जो है कुछ जो है संभावित जो है क्वेश्चन भी जो है संभावित क्वेश्चन भी जो है आपको हम इसमें दे देंगे। लगभग 7-8 क्वेश्चन संभावित रहेगा। आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और अगर प्रैक्टिस करके आप अगर मुझे भेजना चाहें तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आप उस व्हाट्सअप नंबर पे अपना आंसर लिख के भेज सकते हैं, और मैं उसे चेक करके आपके पास भेज दूंगा। तो ये है। तो आज हम लोग जिक्र करते हैं पॉलिटी का जो है प्रेम्बल टॉपिक, चूँकि जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, और जो है इससे जो है पिछले साल ही क्वेश्चन आया था, तो इससे भी संभावना है कि क्वेश्चन जो है इस बार बन सकता है। तो प्रेम्बल टॉपिक जो है आप इसको बेहतर तरीके से तैयार कर लेंगे, और साथ में जो संभावित क्वेश्चन है उसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रेम्बल का जो भी डायमेंशन हो सकता है सारे डायमेंशन को जो है उसमें डाला गया है। तो अगर वो पूरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 5-6 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका पूरा प्रेम्बल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे किसी तरीके का भी क्वेश्चन अगर आएंगे प्रेम्बल में तो आप आराम से जो है कर सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग जो है प्रेम्बल टॉपिक का जो है जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका जो है आंसर राइटिंग अप्रोच आपको बताएंगे। क्लियर? तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो आया था 68 बीपीएससी में जो है क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन किस तरीके का था? एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं कि जो है शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहले हमको डिमांड समझना है क्वेश्चन का डिमांड क्या है। पहला जो है हम देखें तो जो है इसका जो है कीवर्ड क्या है? सेक्युलरिज्म। ये आपका जो है कीवर्ड है। सेक्युलरिज्म जो है इसका कीवर्ड है, मतलब जो है धर्मनिरपेक्षता। जो भारत में जो है धर्मनिरपेक्षता अगर हम लोग ले तो डायनेमिक जो है सेक्युलरिज्म या गत्यात्मक जो है धर्मनिरपेक्षता, ये जो है आपका कीवर्ड है। मतलब किसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछ रहा है? धर्मनिरपेक्षता के बारे में, मतलब सेक्युलरिज्म के बारे में। तो पहला कीवर्ड क्या है? सेक्युलरिज्म। ये आपका पहला कीवर्ड है जिसके बारे में पूछ रहा है। अब इसके बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अब हमको इसको डिमांड समझना है कि ठीक है ये तो समझ में आ रहा है कि सेक्युलरिज्म में पूछ रहा है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है सेक्युलरिज्म के बारे में। ठीक है, इसका डिफिनेशन पूछ रहा है, या इसका ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, उद्देश्य पूछ रहा है, या इसका महत्व पूछ रहा है, या क्या पूछ रहा है। तो हमको दूसरा कीवर्ड देखना है, ये क्या बोल रहा है? क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोल रहा है। ये दूसरा कीवर्ड क्या है? दूसरा कीवर्ड है इसका क्रिटिकली एनालाइज, मतलब जो है आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर रहा है।
है ना। मतलब इसको आलोचनात्मक तरीके से जो है इसको क्या करना है, विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है। क्लियर। तो हमको किसको करना है, सेक्युलरिज्म का। तो जब भी हम एनालाइज करेंगे तो सेक्युलरिज्म का जो पॉजिटिव पार्ट है और जो है नेगेटिव पार्ट है, इन दोनों चीज़ों को हम दिखाते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है इसका क्या जो है पॉजिटिव पार्ट है, क्या जो है इसका नेगेटिव पार्ट भी है, कुछ आलोचना भी इसका होता है, तो नेगेटिव पार्ट भी इसका हम देखेंगे। क्लियर। तो हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग जो है 3 भाग में क्या किए हैं, इसको डिवीजन कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं क्वेश्चन का। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन, इंट्रो इसका, ठीक है। दूसरा इसका बॉडी का पार्ट, कि बॉडी में जो है क्या लिखा जाएगा, और तीसरा कंक्लूजन, ठीक है। 3 भाग में जो है इसको हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जो है किस तरीके से लिखा जा सकता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन लिखने का जो है कई तरीका होता है। हमने बताया था कि हमको आपको बताएंगे कि इंट्रोडक्शन जो है कई तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। और आप उनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इंट्रोडक्शन को आप लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि क्वेश्चन का नेचर भी आपको देखना है कि क्वेश्चन का नेचर किस तरीके से है, ठीक है। उस तरीके से जो है आप इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। वो हम आपको बताएंगे लास्ट में। अभी हम लोग जो है इंट्रोडक्शन देखें इसका। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका, जैसे हमने बनाया है इंट्रोडक्शन कि भारत में धर्मनिरपेक्षता एक अनूठी और गतिशील अवधारणा है। क्लियर। मतलब जो है भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है, एक अनूठी और गतिशील अवधारणा है जो समय के साथ बदलती रही है। क्लियर। मतलब जो है समय के साथ बदलती रही है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता जहाँ राज्य और धर्म को पूरी तरह अलग रखा जाता है, भारत में यह जो है सिद्धांतगत दूरी, प्रिंसिपल डिस्टेंस पर आधारित है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब जो है ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये जो है गतिशील टाइप का है। मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उसी तरह से ये गतिशील होते चला जाता है। क्लियर है। मतलब क्या है कि जो है गतिशील टाइप का है, मतलब एक अनूठी टाइप का है, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे देशों के साथ जो है कंपेयर करें तो जो है भारत और दूसरे देशों के बीच में क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस है। मतलब पश्चिमी वेस्टर्न जो कंट्री है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है प्रिंसिपल डिस्टेंस है। मतलब वहाँ पे धर्म अलग है और राज्य अलग है, दोनों अलग अलग है। धर्म का मामला जो है वो धार्मिक संस्था देखता है, राज्य का मामला जो है कौन देखता है, राज्य देखता है। वहाँ पे जो है डिस्टेंस है। लेकिन भारत में क्या है, यहाँ पे जो है प्रिंसिपल डिस्टेंस नहीं है। क्लियर। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जहाँ राज्य सभी धर्मों को सम्मान करता है, राज्य जो है सभी धर्मों को सम्मान करता है, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर सामाजिक न्याय मतलब जो है सोशल जस्टिस के लिए जो है वो क्या कर सकता है, ये धार्मिक मामलों पर भी हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। इस विशेषता के कारण भारत की धर्मनिरपेक्षता की सराहना भी होती है और इसकी आलोचना भी होती है। क्लियर। तो हम लोगों ने चूंकि यहाँ पे आलोचनात्मक दृष्टिकोण था तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी उसी टाइप का लिया और इसको जो है हम लोगों ने क्या किया, एक तरह से हम लोगों ने तुलनात्मक जो है दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। डिफिनेशन के साथ जो है हम लोगों ने क्या किया, तुलनात्मक कर दिया इसके साथ वेस्टर्न कंट्री के साथ, जहाँ पे जो है इसका आलोचना भी होता है कि जो है सरकार जो है धार्मिक मामलों पे जो है इंटरफेयर करती है। क्लियर। तो ये जो है इसका आपका डेफिनेशन हमने बता दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखें, अभी आपका बॉडी का पार्ट हो गया, ठीक है। अभी बॉडी का पार्ट हो गया कि अब हम जो है धर्मनिरपेक्षता हमारा जो गतिशील है वो क्यों गतिशील है, या उसकी जो है क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसका जो है महत्व है, वो हम इसका पॉजिटिव पार्ट को हम बता रहे हैं। क्लियर। अब जैसे देखें कि भारत में गतिशील धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं, तो क्यों ये गतिशील धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है, क्यों ये जो है डायनेमिक जो है सेक्युलरिज्म इन इंडिया है। तो देखिए इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, मतलब जो है सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। क्लियर। तो हमारे यहाँ क्या है, सभी धर्मों का जो है सम्मान किया जाता है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी जो है पंथ के लोग हों, सबको जो है एक समान रूप से जो है राज्य देखती है। क्लियर। तो यहाँ पे सर्वधर्म संभाव है, राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से क्या करती है, सम्मान करती है, ठीक है। दूसरा पार्ट देखें, स्टेट इंटरवेंशन फॉर रिफॉर्म। क्लियर। मतलब जो है सामाजिक सुधार के लिए राज्य का हस्तक्षेप। अब यहाँ पे क्या है कि सामाजिक सुधार के लिए जो है
राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। क्लियर है? यहाँ पे क्या है कि सामाजिक मामला अगर कोई है, कोई सामाजिक इशू है, तो उसको जो है ठीक करने के लिए जो है धार्मिक मामलों पे हस्तक्षेप राज्य कर सकता है। क्लियर? तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता लेकिन युक्ति युक्त प्रतिबंध के साथ। मतलब यहाँ पे है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। मतलब है कि जो फ्रीडम तो मिला हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पे पूरा है, लेकिन उसमें जो है रिस्ट्रिक्शन भी है। ठीक है, उसमें रिस्ट्रिक्शन भी है। मतलब उसमें किस तरीके का रिस्ट्रिक्शन है? मतलब जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई भी जो है धार्मिक जो है जुलूस निकालते हैं, तो धार्मिक जुलूस आप निकालिए शांतिपूर्वक। आप हथियार के साथ अगर निकालते हैं तो जो है क्या है, उस पर राज्य रोक लगा सकता है। या मान लीजिए कहीं पे जो है धार्मिक जुलूस के कारण जो है सांप्रदायिकता जो है भड़कने का जो है चांस होता है, तो वैसी स्थिति में राज्य जो है रोक लगा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सोशल जो है हेल्थ का बात हो, जैसे कोविड जैसे काल में, तो वैसे समय में जो है मान लीजिए कि जो है आप मंदिर जा रहे हैं या कोई धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं, तो उस पर रोक लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे युक्ति युक्त जो है राज्य जो है प्रतिबंध लगा सकती है, मनमाना नहीं लगा सकती है, लेकिन युक्ति युक्त लगा सकती है। मतलब रिजनेबल जो है रिस्ट्रिक्शन जो है इसमें लगा सकती है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 25 से 28 गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम बट सब्जेक्ट इनटू पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी एंड हेल्थ। मतलब जो है ये फ्रीडम है, लेकिन जो है पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी एंड हेल्थ के आधार पर इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा, मतलब माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन। मतलब जो है ये क्या करता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। क्लियर? मतलब अनुच्छेद 30 जैसे प्रावधान क्या है, अल्पसंख्यकों के विशेष सुरक्षा जो है प्रदान करता है। आर्टिकल 30 में अगर देखेंगे तो जो है ये क्या करता है, माइनॉरिटी का जो है 29 और 30 जो है क्या है, ये माइनॉरिटी के लिए जो है बात करता है। ठीक है, उनकी अपनी संस्था वगैरह जो है चलाने की बात किया जाता है। क्लियर? तो हम इसका देखें गतिशील धर्मनिरपेक्षता के विशेषता हम बता रहे हैं। नेक्स्ट देखें तो जो है धर्म और राज्य का सामंजस्य। यहाँ पे क्या है, धर्म और राज्य का क्या है, सामंजस्य है। मतलब हार्मोनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। जैसे मान लीजिए क्या है, ये सख्त अलगाव की बजाय जो है विविधता को अपनाता है और एकता को बनाए रखता है। मतलब बहुत अलगाव नहीं है, मतलब जो है दोनों के बीच में सेपरेट नहीं है, बल्कि जो है दोनों में क्या सामंजस्य है। धर्म और राज्य दोनों मिलकर क्या करता है, समानता को बढ़ावा देता है। क्लियर? उसके अलावा न्यायपालिका की संतुलित भूमिका, मतलब जो है जुडिशियल बैलेंसिंग। न्यायपालिका क्या करती है कि जो है वो जुडिशियल बैलेंसिंग करती है। मतलब जैसे द सुप्रीम कोर्ट हैज प्लेड ए विटल रोल इन इंटरप्रेटिंग सेक्युलरिज्म डायनेमिकली। जैसे केशवानंद भारती केस, एस.आर. बॉम्बे केस। तो एक तरह से क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, क्या करती है कि धर्म और स्टेट, मतलब रिलीजियस प्लस जो है स्टेट के बीच में क्या करती है कि जो है दोनों के बीच में जो क्या करती है, एक तरह से बैलेंस करने का जो है प्रयास करती थी। इसकी भूमिका है सुप्रीम कोर्ट की भी। ठीक है, सोशल रिफॉर्म। ठीक है, जैसे सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी जो है कुप्रथाओं पर क्या है प्रतिबंध लगाना। मतलब जो है अगर धार्मिक रूप से कोई अगर सामाजिक जो है कुप्रथा है, तो वैसे कुप्रथा पर जो है क्या है राज्य जो है पॉजिटिव इंटरवेंशन जो है कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है बहुसांस्कृतिकता। ठीक है, का समावेश। मतलब धार्मिक त्यौहार, व्यक्तिगत कानून और धार्मिक संस्थाएं राज्य नीति के साथ सह-अस्तित्व में जो है ये रहता है। क्लियर? तो ये जो है इसका क्या है, डायनेमिक सेक्युलरिज्म का विशेषता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि जब भी क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो इसमें दो ही चीज़ है। एक तो पॉजिटिव पार्ट को हम बताएंगे कि हमारे जो है सेक्युलरिज्म में क्या जो है पॉजिटिव चीज़ है और क्या उसकी नेगेटिव चीज़ है। मतलब उसकी जो है नेगेटिव, मतलब जो है उसकी विशेषताएं, नेगेटिव में जो है उसकी आलोचनाएं क्या है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या है चुनौतियाँ और आलोचना को जो है एक साथ ले लिए। मतलब उसमें क्या चुनौतियाँ हैं या क्या उसमें जो है आलोचनाएं हैं। क्लियर है? तो हमने जो है पॉजिटिव पार्ट आपको बता दिया कि उसकी विशेषताएं, जो उसकी विशेष चीज़ें थी उसको हमने बता दिया। अब हम इसकी जो है क्या कर रहे हैं, इसकी नेगेटिव चीज़ों को बता रहे हैं। जैसे पहला है चयनात्मक हस्तक्षेप का आरोप। मतलब क्या आरोप लगता है हमारे सेक्युलरिज्म पर कि जो है स्टेट जो है इंटरवेंशन सीन एज सेलेक्टिव। मतलब है कि जो है क्रिटिक्स है ना आर्ग्यूमेंट देते हैं कि इंटरवेंशन लाइक द बैन ऑफ ट्रिपल तलाक बट नॉट ऑन
पोलीगेमी इन हिंदुज्म, सो सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म। मतलब यहाँ पे ये आरोप लगाया जाता है आलोचकों के द्वारा कि जो है सरकार जो है वो क्या करती है, सेलेक्टिव जो है सेक्युलरिज्म को अपनाती है। मतलब किसी खास धर्म के प्रति जो है वो जो है स्ट्रिक्ट रहती है, किसी खास धर्म के प्रति जो है वो सॉफ्ट रहती है। जैसे एग्जाम्पल देता है कि जो है जैसे 3 तलाक है ना, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन हिंदू बहु विवाह पर जो है जिसमें चयनात्मक जो है धर्मनिरपेक्षता का आरोप लगता है। मतलब हिंदू में जो है बहुविवाह का जो आरोप लगता है कि बहुत सारे शादियां होती है, भले वो लीगल रूप से जो है वो वैलिड नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन वो लीगल रूप से वैलिड नहीं होता है, क्योंकि जो है उसको प्रॉपर्टी पे जो है कोई अधिकार नहीं होता है। चूँकि हिंदू लॉ एक्ट में बना हुआ है कि जो है आपका एक पत्नी के रहते हुए जो है अब दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, उसमें लॉ में बना हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ जगह में देखने को मिलता है कि जहाँ पे एक बीवी पत्नी होने के बावजूद जो है दूसरी तीसरी भी वाइफ होती है। तो इसी आधार पर जो है चूँकि लॉ में उसका जो है बना हुआ है, प्रोविज़न किया हुआ, लेकिन फिर भी जो है आलोचना जो है आलोचक करते हैं कि जो है एक तरह से जो है हिंदू बहुविवाह पर जो है या मतलब जो है हिंदू धर्म पे जो है उस तरीके का जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है जैसे जो है अन्य धर्मों पे जो है लगाया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आज के डेट में मिल जाएगा, बहुत सारे जो है विपक्ष के द्वारा भी लगाया जाता है, या फिर जो है जो क्रिटिकल एनालाइज करने वाले लोग हैं है ना, जो क्रिटिसिज्म करते हैं उनके द्वारा भी आरोप लगाया जाता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो है एक तरह से इस तरह से जो है लोग क्रिटिसिज्म करते हैं यहाँ के धर्मनिरपेक्षता पे कि ये जो है क्या है, सेलेक्टिव जो है सेक्युलरिज्म है, मतलब चयनात्मक है, मतलब किसी खास धर्म के आधार पर जो है ये तय होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है धार्मिक, राजनीतिक और वोट बैंक, मतलब फिर इसकी आलोचना क्या होता है कि जो है कम्युनल पॉलिटिक्स एंड वोट बैंक इशू, मतलब जो है धर्मनिरपेक्षता जो है कम्युनल पॉलिटिक्स एंड वोट बैंक इशू के लिए भी जो है इसकी आलोचना होती है ना। मतलब पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं ऑफ्टन एक्सप्लॉइट रिलीजियस सेंटिमेंट्स अंडरमाइनिंग ट्रू सेक्युलरिज्म, मतलब है धार्मिक राजनीतिक दल जो है अक्सर धार्मिक भावनाओं का लाभ उठाकर जो है धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बात किया जा रहा है, पोलराइजेशन का बात किया जा रहा है कि जो है राजनीतिक पार्टियां जो है किसी विशेष धर्म को लेकर जो है पोलराइज करते हैं लोगों को और उसका जो है लाभ उठाते हैं, मतलब उसका वोट पाने के लिए जो है इस तरीके से जो है वो इशू को जो है क्या करते हैं, उठाते हैं और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करते हैं। क्लियर। उसके बाद है व्यक्तिगत कानूनों में असमानता, मतलब जो है पर्सनल लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जो है विभिन्न धार्मिक कानूनों के चलते जो है समानता का अभाव है। जैसे तो विभिन्न, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जैसे मुस्लिम धर्म के लिए जो है अलग से कानून है, हिंदू धर्म के लिए जो है अलग से कानून है, तो दोनों में अलग अलग जो है कानून होना जो है क्या है कि जो है कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है दोनों में। तो इसलिए जो है इस पर आलोचना होता है कि दोनों में जो है एक तरीके से जो है अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग जो है क्या है लॉ बना हुआ है। क्लियर। इसीलिए जो है संविधान में इसका प्रावधान किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कि जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, एक तरीके से जो है सभी धर्मों के लिए जो है एक समान जो है, स्पेशली जो है सिविल जो लॉ है, सिविल लॉ है उसके लिए जो है एक समान कानून बनाएगा, ठीक है। चूँकि अभी बन नहीं पाया है, कुछ राज्यों ने इसको पेश किया है, कुछ राज्यों ने लागू भी किया है, लेकिन अभी पूरे देश भर में जो है ये अभी लागू नहीं हो पाया, इसलिए क्रिटिसिज्म किया जाता है किस आधार पर, पर्सनल लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स के आधार पर। क्लियर। उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है जुडिशियल एम्बिग्विटी, मतलब जो है न्यायिक अस्थिरता, मतलब इसमें जो है एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि जो है न्यायपालिका के कुछ फैसले जैसे राम जन्मभूमि मामला को लेकर विवाद होते रहे हैं, मतलब न्यायपालिका के जो कुछ ऐसे फैसले हैं जिससे जो है विवाद पैदा होता है, जिससे सेक्युलरिज्म जो है क्या होता है, कमज़ोर होता है। क्लियर है। तो हम लोगों ने सेक्युलरिज्म का जो है डिफिनेशन बता दिया, सेक्युलरिज्म का जो है इसका जो विशेषता था वो बता दिया, और उसके बाद जो है इसका चैलेंजेस और जो क्रिटिसिज्म किया जाता है वो हम लोगों ने बता दिया, ठीक है। अब जो है इसको हम कैसे, मान लीजिए सुझाव भी दे सकते हैं, है ना, कभी कभी जो है आगे क्या हो सकता है, तो सुझाव दे सकते हैं। समान नागरिक संहिता, मतलब जो सेक्युलरिज्म के जो क्रिटिसिज्म हो रहा है इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो है समान नागरिक संहिता को जो है लागू करना, मतलब एक तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है लॉ में, इसके लिए हम जो है क्या है यूसीसी को जो है लागू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब संतुलित यूसीसी को जो है लागू करना, जिससे सभी को जो है बिना धार्मिक भेदभाव के आरोप
के बिना जो है सभी को अधिकार देना, मतलब जिसमें कोई धार्मिक जो है भावनाओं का ठेस ना पहुँचे, ऐसे यूसीसी का निर्माण करना जिससे किसी भी धार्मिक जो है लोगों संस्थाओं को या धार्मिक लोगों को जो है उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, और सभी के लिए एक समान जो है कानून का निर्माण करना। उसके अलावा राजनीति में धर्म का न्यूनीकरण, मतलब जो है डिपोलिटाइजिंग रिलीजन, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ एंटी कम्युनल लॉ एंड जुडिशियल एक्टिविटीज कैन हेल्प, मतलब राजनीति में धर्म का न्यूनीकरण। ठीक है, राजनीति में धर्म का न्यूनीकरण मतलब सांप्रदायिक विरोधी कानूनों को जो है सख्ती से लागू करना और न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका जरूरी है। ठीक है, मतलब जो है हम क्या कर सकते हैं कि राजनीति में धर्म का न्यूनीकरण कर सकते हैं, मतलब राजनीति में धर्म का कम से कम मतलब प्रयोग हो या हो ही नहीं। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक नैतिकता को सुदृढ़ करना और धर्म को मूल अधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप ढालना जो है आवश्यक है। ठीक है, इसलिए जो है इन चीज़ों को अपनाकर जो है सेक्युलरिज्म को हम क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। ओके, अब जो है लास्ट पार्ट है कंक्लूजन, निष्कर्ष हम लिख सकते हैं। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता निरंतर विकसित हो रही है, जो समसामयिक चुनौतियों के अनुसार अपने स्वरूप को ढालती है। धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के हस्तक्षेप के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि न्याय, समानता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जा सके। इस तरीके का जो है हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, मतलब इंडियन सेक्युलरिज्म रिमेन्स ए वर्क इन प्रोग्रेस, adapting to contemporary challenges while upholding constitutional values. A dynamic balance between religious freedom and state intervention is necessary to ensure justice, equality and national unity. मतलब जो है हम जो है सेक्युलरिज्म को जो है हम एक संतुलित करके जो है हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या हो कि जो है जस्टिस, इक्वलिटी एंड नेशनल यूनिटी को क्या करे, वो सिक्योर करे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, चूँकि क्रिटिकली एनालिसिस वाला क्वेश्चन था तो इसमें सिंपल सा बात है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखा है ना। बॉडी के पार्ट में हम इसको दो पार्ट में ले गए, एक तो पॉजिटिव पार्ट में पॉजिटिव और दूसरा जो है नेगेटिव। ठीक है, हमेशा जो है जो क्रिटिकली जो है एनालाइज होगा उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट आता है। तो पॉजिटिव में हम लोगों ने क्या बताया, इसकी जो विशेषताएं थी वो हम लोगों ने विशेषताएं बता दी। नेगेटिव पार्ट में हम लोगों ने क्या बताया कि जो इसकी जो है आलोचना और चुनौतियाँ। ठीक है, आलोचना मतलब जो है क्रिटिसिज्म एंड जो है चैलेंजेस को हम लोगों ने बता दिया, और साथ में जो है हम लोगों ने क्या किया, बॉडी के तीसरे पार्ट में हम लोगों ने कुछ सुझाव भी दे दिया। ठीक है, कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, और फिर लास्ट में जो है हम लोगों ने क्या किया, कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग है और इसी आधार पर जो है आप जो है आंसर को लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है बहुत सिंपल आंसर था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो है हमारा जो सेक्युलरिज्म है उसका किस तरीके का जो है आगे उसका जो है गतिशीलता किस आधार पर है, उसकी विशेषता क्या है, उसका आलोचनाएं किस तरह का है, ये चीज़ अगर आपको मालूम है तो आराम से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या और आगे बढ़े। अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये जो है 69th बीपीएससी में जो है ये आया हुआ है, इसलिए जो है ज़्यादा संभावना है कि जो है इससे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पिछले साल आया। तो देखिए जो 69th में जो क्वेश्चन आया है वो है, एक्सप्लेन हाउ प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब है कि बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। अभी देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डिमांड क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि जो है बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना जो है संविधान के उद्देश्यों
की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो है जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, मतलब यहाँ पे कीवर्ड अगर पकड़े तो क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, ये आपका कीवर्ड है। मतलब जो है हमको किसके बारे में बताना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, ठीक है, मतलब प्रेम्बल, ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। अब भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में बताना है। अब हम देखें कि क्या बताना है। अब ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात हो रहा है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। मतलब जो संविधान का जो उद्देश्य है ना, जो गोल है, जो संविधान का जो गोल है, जो उसका उद्देश्य है उसकी कार्य योजना प्रस्तुत करती है क्या, वो ब्लूप्रिंट जो है प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो आपको जो है संविधान के उद्देश्यों का जो ब्लूप्रिंट है उसके बारे में बताना है कि कैसे जो है प्रेम्बल जो है प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य का, जो उसका उद्देश्य संविधान का, उसके बारे में ये बताता है। क्लियर है? तो हम लोग को ये जो है क्वेश्चन का जो दूसरा कीवर्ड क्या है, संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना, ठीक है, मतलब संविधान का उद्देश्य दूसरा कीवर्ड है, और तीसरा जो है ये जो उद्देश्य है ये क्या कार्य योजना प्रस्तुत करती है संविधान का, मतलब किस तरीके का संविधान जो है कार्य करेगा, किस तरीके से ये कार्य करेगा भविष्य में, उसकी क्या ये जो है उद्देश्य बताता है प्रेम्बल। ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? अब देखिए इंट्रोडक्शन हमने इसका लिखा है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन चूंकि सिंपल सी बात है कि आपको जो है इसमें बताना पड़ेगा कि जो है जो प्रस्तावना है उसके बारे में बताना पड़ेगा, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में ही बताना क्या है। इंट्रोडक्शन में हम उसी के बारे में बताएंगे जिसके बारे में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रेम्बल के बारे में, पहला क्वेश्चन में भी पूछा गया था प्रेम्बल के बारे में। क्लियर है? तो उसी के बारे में हम बताएंगे। क्लियर? इंट्रोडक्शन में किसके बारे में बताएंगे, हम प्रस्तावना के बारे में। क्लियर? समझ में आया? देखिए पिछले वीडियो में हमने बोला था, चूंकि आप देखिए इंट्रोडक्शन आप कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं आपको कि इंट्रोडक्शन जो है आप कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए एक हम प्रश्न लिखे हैं, ठीक है, उस प्रश्न के आधार पर जो है आप इंट्रोडक्शन हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे जो है कई तरीके से इंट्रोडक्शन को लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आप इस वक्तव्य से सहमत हैं, इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी का ही है और क्वेश्चन पूछा हुआ है फंडामेंटल राइट में। इसमें पूछ रहा है क्या आप इस वक्तव्य से, इस स्टेटमेंट से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं और दूसरे हाथ से ले लिए हैं। ये क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ये किसी का जो है कोट है कि उन्होंने कोट किया है, उसी को आपको डिफाइन करना है। एक हाथ से दिए हैं दूसरे हाथ से ले लिया गया, तो ये सही है कि नहीं है वो आपको बताना है। इसके पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ों करना है तो वो छोड़ दीजिए, हम नहीं बताएंगे। अब इस प्रश्न का जो है इंट्रोडक्शन जो है अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, जैसे पहला देखें परिभाषात्मक दृष्टिकोण, है ना, मतलब जो है डिफिनेशनल अप्रोच। हम इसको जो है परिभाषात्मक अप्रोच में इसको लिख सकते हैं। मतलब सिंपल सा है कि जो मौलिक अधिकार है उसका जो है हम परिभाषा सिंपल सा लिख दें, ठीक है। जैसे मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को सुरक्षित रखने वाले संवैधानिक अधिकार हैं। हालांकि संविधान ने इन अधिकारों को कुछ प्रतिबंध के साथ दिया है, जिससे यह बहस उठती है कि क्या वास्तव में नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त है या उन्हें सीमित किया गया है। ठीक है, मतलब जो है आप इसको परिभाषात्मक रूप से जो मौलिक अधिकार का जो है जो परिभाषा है उसको जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, मतलब जो है फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। मतलब जो है मौलिक अधिकार का ऐतिहासिक अगर जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसके आधार पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल ले लीजिए, भारत में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया, लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सामाजिक सद्भाव
और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इन अधिकारों पर कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए जा सके। ये जो है आप हिस्टोरिकल जो है पर्सपेक्टिव में भी जो है आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तीसरा जो है फ्रॉम ए कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव, मतलब जो है आप इसको कंटेम्परेरी जो है पर्सपेक्टिव में भी लिख सकते हैं, मतलब आज के डेट से जोड़कर लिख सकते हैं कि हाल के वर्षों में कई संवैधानिक मामलों में मौलिक अधिकारों की व्याख्या को लेकर बहस हुई है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और न्यायपालिका की व्याख्या के आधार पर यह प्रश्न उठता है कि हमारा संविधान वास्तव में नागरिकों को पूर्ण अधिकार देता है या फिर इन अधिकारों को सीमित भी किया जा सकता है। मतलब आप जो है इसको समकालीन जो है परिप्रेक्ष्य में भी जो है इसको आप लिख सकते हैं। उसके अलावा है तुलनात्मक दृष्टिकोण, मतलब कॉम्परेटिव अप्रोच भी आप लगा सकते हैं। मतलब पश्चिमी जो है जो वहाँ के जो लोकतंत्र हैं और जो अपने यहाँ लोकतंत्र हैं, इन दोनों को जो है तुलनात्मक आधार पर जो है आप इसका जो है डिफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी लिख सकते हैं, मतलब किसी ने विचार दिया है, किसी का विचार रहा है, उस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। संविधान एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, वो एक और वो नागरिकों को अधिकार देता है, वहीं दूसरे और राज्य के कुछ परिस्थितियों में इन्हें सीमित करने की शक्ति भी प्रदान करता है। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सिटेशन बेस्ड अप्रोच भी लगा सकते हैं, उद्धरण आधारित अप्रोच भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का कोट आप दे दीजिए, जैसे जस्टिस कृष्ण अय्यर ने ये कहा, मतलब आप कोट डालकर जो है इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो कई तरीके से आप 5-6 टाइप से जो है किसी भी प्रश्न का जो है डिफिनेशन इसी आधार पर लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग इसका जो है ये परिचय आपका है, परिचय जो है इसी तरीके से हम लोगों ने इसका लिखने का प्रयास किया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा और मार्गदर्शक दर्शन के रूप में कार्य करती है। यह उन मूलभूत उद्देश्यों और सिद्धांतों को समाहित करती है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। इसे अक्सर संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है क्योंकि भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की रूपरेखा जो है प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो हम लोगों जो क्वेश्चन के आधार पर हमने क्या किया, डेफिनेशन इसका दे दिया। चूंकि यहाँ पे जो है उद्देश्य और कार्य योजना पूछ रहा है, उसी आधार पे हमने इसका डेफिनेशन दिया है। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना संविधान सभा की दृष्टि को प्रतिबिंबित करती है और भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं को व्यक्त करती है। ये सुनिश्चित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है कि कानून और नीतियाँ लोकतंत्र, न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों के अनुरूप रहें। ठीक है, अब इसमें जो आपका जो है क्या बोलते हैं कि प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना जिस तरीके से जो है उद्देश्य को प्रस्तुत करती है या कार्य योजना को प्रस्तुत करती है, उसी को आधार बना के हमने इसका डेफिनेशन बता दिया। क्लियर? अब जो है संविधान के उद्देश्यों को परिभाषित करने में प्रस्तावना की भूमिका। अब जो हम लोग बोले कि जो बॉडी का पार्ट है, उस बॉडी के पार्ट में जो है अब हम लोग जो है क्या बात करेंगे, संविधान के उद्देश्यों को परिभाषित करने में जो प्रस्तावना की भूमिका क्या है। क्लियर? चूंकि यही पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रेम्बल जो है किस तरीके से जो है संविधान के जो उद्देश्य है उसको बताता है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि जो है कैसे जो है संविधान में जो उद्देश्य, संविधान का जो उद्देश्य है उसको प्रस्तावना बताता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो है प्रस्तावना उन मूलभूत उद्देश्यों को रेखांकित करती है जिन्हें भारतीय संविधान प्राप्त करना चाहता है। मतलब जो है प्रस्तावना क्या है कि जो है भारतीय संविधान जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, जो उसका उद्देश्य है, उसको क्या करता है, उस मूलभूत उद्देश्यों को जो है रेखांकित करता है। द प्रेम्बल जो है आउटलाइंस द इसेंशियल गोल डेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम टू अचीव। मतलब जो है जो भी अचीव करना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जो है जो उसका आउटलाइन है उसको कौन बताता है, प्रेम्बल बताता है। कैसे बताता है, जैसे पहला हम पॉइंट देखें, संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी जो है क्या है, मतलब जो है प्रस्तावना में सॉवरेनिटी शब्द मिलता है, वर्ड मिलता है, और सॉवरेनिटी क्या है, इंश्योरिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब क्या है कि ये जो है इंश्योर करता है क्या, स्वतंत्रता को, इंडिपेंडेंस को। मतलब कोई भी देश जो है वो स्वतंत्र जो है होना चाहिए। मतलब ना तो जो है उसके ऊपर जो है इंटरनल ना एक्सटर्नल कोई भी जो है उसके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं
सॉवरेनिटी। क्लियर। तो हम लोग देखें कि सॉवरेनिटी जो है क्या है, जो सॉवरेनिटी है वो सॉवरेनिटी जो है संविधान जो है बताता है। अब देखिए कि ये सुनिश्चित करता है कि भारत की नीतियां जो है स्वतंत्र रूप से बनाई जाए। अब इसका संविधान प्रावधान देखिएगा, भारत जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पंचशील सिद्धांतों को अपनाकर जो है अपनी स्वतंत्रता को जो है बनाए रखी है। मतलब जो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे जो है भारत जो है एक तरीके से जो है संप्रभु राष्ट्र के रूप में आप एग्जाम्पल यहाँ पर देकर बता सकते हैं कि जो संविधान में जो प्रावधान है वो प्रावधान क्या है, उसका प्रभाव भी जो है सरकार की नीतियों में या गवर्नेंस के जो है पॉलिसी में मिलता है। क्लियर। दूसरा देखें तो समाजवाद है ना, सोशलिज्म। सोशलिज्म जो है इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस की बात करता है। मतलब अगर देखें हम प्रेम्बल में, तो प्रेम्बल में जो है समाजवाद वर्ड्स दिया गया है, भले इसे जोड़ा गया है 42nd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट के द्वारा, है ना। लेकिन उसके पहले भी जो है हमारे संविधान में अगर आप डीपीएसपी देखेंगे, है ना, डीपीएसपी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है समाजवाद की जो अवधारणा है वो आपको विभिन्न आर्टिकल्स में मिल जाएगा। क्लियर। तो ये जो है समाजवाद जो है ये प्रस्तावना में जो है समाजवादी सिद्धांत के बारे में बताया गया है, और वो बताया है कि जो है शासन का जो एक तरह से ब्लूप्रिंट है गवर्नेंस का, वो जो है ये सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का न्याय संगत वितरण हो और आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। मतलब ये क्या इंश्योर कर रहा है, जो है इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस को लाने का प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। और इसकी जो है जो इसकी व्याख्या है वो सोशलिज्म में आपको मिल जाएगा। जो सोशलिज्म क्या है, इकोनॉमिकल एंड सोशल जस्टिस लाता है। ठीक है। अब इसका संवैधानिक प्रावधान देखें तो जो है आर्टिकल 39B(c) जो है आर्थिक समानता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। उसके अलावा जो है विभिन्न जो पॉलिसीज़ हैं, योजनाएं हैं, जैसे पीडीएस प्रणाली, मनरेगा, आरक्षण नीति, रिजर्वेशन पॉलिसी, ये सब क्या है, ये सब जो है सोशलिज्म के बारे में या सोशलिज्म का जो उद्देश्य है उसके बारे में बताता है। क्लियर। तो एक तरह से जो सोशलिज्म वर्ड जो रखा गया है वो एक तरीके से संविधान का उद्देश्य है, क्या कि इकोनॉमिकल एंड सोशल जस्टिस को लाना। क्लियर। नेक्स्ट देखें तो धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म भी क्या है, ये वर्ड जो है रखा गया है प्रस्तावना में, और चूंकि संविधान भी जो है सेक्युलरिज्म को लाने के लिए या उसको मजबूत बनाने के लिए जो है प्रयास करती है। ठीक है। जैसे राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता बल्कि सभी धर्मों को समान जो है अधिकार देता है। एक तरह से क्या करता है कि जो है प्रोटेक्ट करता है। धर्म क्या, राज्य क्या करता है, सभी धर्मों को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है धार्मिक भेदभाव ना हो। क्लियर। अब संवैधानिक प्रावधान भी देखें तो आर्टिकल 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता की जो है गारंटी देते हैं। ठीक है। जिस सरकार ने 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर जो है और जो है अनटचबिलिटी आर्टिकल जो है 17 को समाप्त कर, आर्टिकल 17 में दिया गया है ना, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, को समाप्त कर धार्मिक मामलों में जो है सुधार किए हैं। क्लियर। तो सरकार जो है संवैधानिक प्रावधान का प्रभाव भी जो है आपको देखने को मिलता है। क्लियर। आप एग्जाम्पल दे दे के जो है उसको आप बता सकते हैं, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है। क्लियर। नेक्स्ट लोकतंत्र। अब देखिए इसका प्रस्तावना जो है भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य जो है घोषित करता है ना। द प्रेम्बल जो है एस्टेब्लिश्ड इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंश्योरिंग डेट पावर लाइज विथ पीपल थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब जो कुछ सुनिश्चित करता है, तो संविधान जो है इसके लिए क्या है, जो है वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्येक नागरिकों को वोट डालने और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, ये क्या है, एक तरीके से जो है लोकतंत्र को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब इसका संवैधानिक प्रावधानों का प्रभाव देखें तो आर्टिकल 79 से आर्टिकल 123 संसदीय लोकतंत्र को परिभाषित करता है। निर्वाचन आयोग 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। यह संविधान में आपका इसका प्रभाव मिलेगा। मतलब है जो प्रस्तावना में दिया गया है वो क्या कर रहा है कि जो है संविधान में उसका जो है प्रोविजन आपको मिल जा रहा है, प्रोविजन संविधान में उसका मिल रहा है। क्लियर। तो एक तरह से क्या है, उनके जो उद्देश्य है वो संविधान का जो उद्देश्य है वो प्रस्तावना में परिलक्षित हो रहा है। क्लियर। उसी तरह से देखें गणराज्य। गणराज्य होने का अर्थ है भारत में कोई वंशानुगत राजशाही नहीं होगी, बल्कि राष्ट्राध्यक्ष जो है, जो राष्ट्रपति होगा उसका क्या होगा, चुनाव होगा। अब देखिएगा यहाँ पे
जो है अनुच्छेद 52 से 62 तक जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। क्लियर? मतलब ये क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को सार्वजनिक पदों पर पहुंचने का समान अवसर मिले। ठीक है, ये जो है इसका उद्देश्य है और एक तरह से ये कार्य योजना है। क्लियर? नेक्स्ट देखें प्रस्तावना दूसरा पार्ट, उद्देश्य। अब इसका उद्देश्य देखें, उद्देश्य तो पहले भी बता रहे थे, इसमें भी उद्देश्य है जैसे न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय लाने की जो है बात जो है कहाँ कर रहा है, प्रस्तावना में कर रहा है। तो संविधान का उद्देश्य जो है जीवन के हर क्षेत्र में न्याय सुनिश्चित करना है, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो सामाजिक न्याय के रूप में जो जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक है, ये क्या है, सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 17। उसी तरीके से आर्थिक न्याय संसाधनों का समान वितरण और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, ये क्या है, सामाजिक न्याय लाने की बात कर रहा है, आर्टिकल 39। आपको आर्टिकल सपोर्ट में देना पड़ेगा जिससे जो है ये जो आप बता रहे हैं ये क्या हो, ये जो है मजबूत आपका जो है ये स्टेटमेंट हो जाए। उसके बाद राजनीतिक न्याय, सभी को राजनीतिक भागीदारी का समान अवसर, आर्टिकल 3 to 6। ठीक है, तो एक तरह से क्या है कि ये क्या कर रहा है, सामाजिक जो है ये न्याय लाने का, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय लाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये आपको प्रस्तावना में मिलता है और ये प्रस्तावना जो है संविधान के विभिन्न जो है आर्टिकल्स में क्या करता है, परिलक्षित होता है। मतलब वहाँ पे आपको उसका प्रोविजन मिल जाता है, जिससे क्या आप प्रूव कर रहे हैं जो प्रस्तावना जो दिया गया है वो प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है, उद्देश्यों को बताता है। क्लियर? नेक्स्ट देखें स्वतंत्रता। तो यहाँ पे स्वतंत्रता जो है क्या है, मौलिक अधिकारों के तहत व्यक्तियों को जो है स्वतंत्रता जो है दिया गया है। उसके बाद जो है अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता ऑलरेडी दिया हुआ है। आप संविधान में देखेंगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 में है, धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है और मनमाने गिरफ्तारी से सुरक्षा जो है आर्टिकल 22 में है। ये क्या है, फ्रीडम को क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है ना। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री। ठीक है, एक तरह से क्या है, ये जो है इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है किसका, लिबर्टी का। क्लियर? उसके बाद जो है इक्वालिटी, अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्या कर रहा है, ये भेदभाव का जो है अभाव, ये जो है क्या उद्देश्य, भेदभाव का अभाव करना। मतलब समानता का अर्थ प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिले। ठीक है, समान अवसर जो है किस तरीके का, आर्टिकल 14 में जो है कानून के समक्ष जो है समानता सुनिश्चित करने करता है। 16 जो है लोक नियोजन में या रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है। ठीक है, आरक्षण और सामाजिक न्याय नीतियों के माध्यम से असमानताओं को कम करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। मतलब जो है रिजर्वेशन और सामाजिक न्याय जो नीतियां बन रही हैं उसमें क्या है, असमानता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये समानता जो है क्या है, ये जो है आपका प्रेम्बल में मिलता है। बंधुत्व देखेंगे तो बंधुत्व भी जो है, बंधुत्व राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना और सभी नागरिकों को गरिमा की रक्षा करना, यही क्या है, बंधुत्व है। मतलब शासन की रूपरेखा देखेंगे, सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, और संवैधानिक प्रावधान में देखें तो अनुच्छेद 51A का ई है, नागरिकों को भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। आर्टिकल जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या करता है, कि बंधुत्व को बढ़ाने की जो है बात करता है। क्लियर? तो एक तरह से ये क्या है आपका वो हो गया। अब तीसरा पार्ट देखें तो कुछ जो है न्यायिक व्याख्या ले लेते हैं हम लोग। इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो व्याख्या किया गया है वो व्याख्या भी हम इसमें ले लेते हैं। जैसे बेरुवारी केस, ठीक है, 1960, द प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब प्रेम्बल के बारे में बोला गया था बेरुवारी केस में कि ये जो है संविधान का जो है क्या है, पार्ट नहीं था। केशवानंद भारती केस 1973, द प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, केशवानंद भारती केस में जो है जो प्रेम्बल को जो है इसको संविधान का पार्ट माना गया एंड रिफ्लेक्ट्स इट्स बेसिक स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी अल्टर्ड। ठीक है, एसआर बोमई केस 1994, सेक्युलरिज्म इज ए फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देखिए अब यहाँ पे जो है, यहाँ तो नहीं माना, यहाँ माना, और उसका जो एक वर्ड है सेक्युलरिज्म उसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर भी माना गया है। ठीक है, तो एक तरीके से जो कोर्ट के द्वारा जो है जो भी इसमें जो है जो भी केसेस है उस केसेस को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। आप टेबल बना कर भी दिखा सकते हैं, आप इसको चार्ट बना कर भी दिखा सकते हैं किसी तरीके का। ठीक है, या फिर ऐसे भी आप लिखकर इसको बता सकते हैं।
क्लियर। उसके अलावा जो है नीति निर्माण को दिखाइए, एग्जाम्पल देके प्रस्तावना के आधार पर नीति निर्माण जैसे आर्टिकल 17, ठीक है, इसके तहत छुआछूत उन्मूलन अधिनियम, अनुच्छेद 21(1) के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रस्ताव के उद्देश्यों के अनुरूप है। एग्जाम्पल आप दे दीजिए, आरक्षण नीति, आर्थिक सुधार और लैंगिक न्याय से संबंधित कानून न्याय और समानता के सिद्धांतों को क्या करता है, मजबूत करता है। तो आप यहाँ पे जो है प्रस्तावना के नीति निर्माण के आधार पर नीति निर्माण भी बन रहा है। अब इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं कि कैसे जो है प्रस्तावना के आधार पर जो है विभिन्न नीतियों का निर्माण भी हो रहा है। क्लियर। जैसे देखिए आर्टिकल 17 ले सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 21A ले सकते हैं, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, उसके अलावा जो लीगल राइट है उसको भी ले सकते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी ले सकते हैं, जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म हो रहा है ना, लैंगिक न्याय हो रहा है, जेंडर जो है जस्टिस हो रहा है, इन सब चीज़ों को जो है आप इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आप जो है दे दीजिएगा तो आपका आंसर बहुत ही बेहतर हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है पूरा का पूरा जो है इसका जो उसमें क्वेश्चंस पूछा जा गया था कि कैसे जो है प्रस्तावना जो है प्रेम्बल जो है संविधान के उद्देश्य और कार्य योजना को प्रस्तुत करता है। तो हमने जो है अलग अलग वर्ड्स जो भी प्रस्तावना में वर्ड्स थे, चाहे वो संप्रभुता था, सॉवरेनिटी थी, या डेमोक्रेटिक थी, या सोशलिज्म वर्ड्स था, या इक्वालिटी था, लिबर्टी था, है ना, इसके अलावा जो है डिग्निटी था, सारे वर्ड्स को जो है हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि कैसे जो है वो संविधान के जो उद्देश्य है या कार्य योजना है उसको जो है वो बताता है, और वो वर्ड पूरे संविधान में आपको जो है मिल जाएगा। क्लियर। उसका प्रोविजंस मिल जाएगा, कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएगा कि जहाँ पे कैसे जो है उसके आधार पर प्रस्तावना के आधार पर विभिन्न जो है पॉलिसीज बन रहे हैं, इकोनॉमिकल पॉलिसीज बन रहे हैं, सोशल पॉलिसी बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप एग्जाम्पल के थ्रू और मजबूत कर सकते हैं। क्लियर। अब उसके अलावा जो है निष्कर्ष है कि संविधान की प्रस्तावना शासन के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है जो संप्रभुता। अब उसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमने बताया है उसी चीज़ को हम यहाँ पे ब्रीफ कर दे रहे हैं। क्लियर। संक्षेप में मतलब संविधान देखिए कैसे किया गया, संविधान की प्रस्तावना शासन के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। हमने वही चीज़ बताया कि संविधान क्या कर रहा है, प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना वो शासन के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है जो संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य को स्थापित करती है। ये कानूनों और नीतियों को दिशा देती है और सुनिश्चित करती है कि भारत एक न्यायपूर्ण, स्वतंत्र और समान समाज बना रहे। प्रस्तावना में निहित आदर्श भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को आकार देते हैं और राष्ट्रीय प्रगति को प्रेरित करते हैं। ये कंक्लूजन हो गया, जो भी हमने बताया उसी चीज़ को क्या किया, कंक्लूड कर दिया। क्लियर। तो समझ में आपको आ गया कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना था। आप प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को लिखने का, हमने सारी चीज़ों को बता दिया। इसी चूँकि अभी पहला वीडियो था तो हमने थोड़ा डिटेल में बताया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सिर्फ हम पॉइंट हाईलाइट करेंगे, उसको पॉइंट को हम समझा देंगे, बाकी आप लिखिएगा। चूँकि हम ये पूरा आंसर ही लिख दिए हैं तो हम सिर्फ पॉइंट आपको जो है हाईलाइट करेंगे और उस पॉइंट के आधार पर जो है आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन वो सारा पॉइंट को हम समझा देंगे। क्लियर। अभी कुछ संभावित क्वेश्चन है ना, पोटेंशियल क्वेश्चन है जो सारे डायमेंशन को ले लेता है साथ में। तो ये जो है कुछ क्वेश्चन है, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, इस कथन की व्याख्या करें और प्रस्तावना में निहित प्रमुख मूल्यों पर प्रकाश डालें। अब इस प्रश्न में जो है आपको प्रस्तावना के महत्व को समझाना होगा और संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, इन सब की जो है शब्दों का व्याख्या करना है। ये आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, हम कुछ इसमें जो है आपको हिंट दे दे रहे हैं कि कैसे इसको आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्दों समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता का विश्लेषण करें। ये शब्द भारत के संवैधानिक ढांचे को कैसे प्रभावित करता है। अब यहाँ पे आपको जो है 1976 के 42वें संविधान संशोधन पर चर्चा करना होगा और इन शब्दों के शामिल होने से पहले और बाद की स्थिति का तुलना करना होगा। मतलब शामिल होने के पहले क्या स्थिति था और बाद में शामिल होने के बाद की क्या स्थिति है, इन दोनों को तुलनात्मक रूप से करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना भारतीय संविधान के दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। इस कथन के संदर्भ में प्रस्तावना और संविधान के बीच संबंध को स्पष्ट करें। तो इस प्रश्न में प्रस्तावना को संविधान के अन्य हिस्सों जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व से जोड़कर उसकी भूमिका पर चर्चा करना। जो क्वेश्चन हमने सेकंड क्वेश्चन बताया, सेम उसी क्वेश्चन के आधार पर इसको पूछा गया है। तो आप यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ प्रस्तावना को संविधान के अन्य हिस्सों
मतलब संविधान के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। मतलब वही है, वहाँ पे उद्देश्य पूछा, यहाँ पे दर्शन पूछ रहा है, उसी चीज़ को आपको बताना है। जो भी उसमें शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों को आपको डिफाइन कर देना है, ठीक है। और उसको जोड़ना है कि कैसे उन शब्दों का महत्व जो है मौलिक अधिकार में है, डीपीएसपी में है, या जो है मौलिक कर्तव्य में है। क्लियर। उसी तरह देखिए, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? इस संदर्भ में केशवानंद भारती मामले में निर्णय का उल्लेख करें। तो सिंपल से प्रस्तावना के संशोधनशीलता पर बहस करनी होगी और केशवानंद भारती मामले की मूल संरचना सिद्धांत के महत्व को भी बताना है। मतलब केसेस आपको बताना है और जो संविधान की प्रस्तावना के बारे में आप जिक्र कर दीजिएगा। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उद्देश्य प्राप्त करने में भारत की सफलता और चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। मतलब जो है इसमें आपको इन मूल्यों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करना होगा, जैसे सामाजिक, आर्थिक असमानता, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि के संदर्भ में। मतलब इसमें क्या करेंगे आप कि सामाजिक, आर्थिक असमानता को बताएंगे, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि के बारे में बताएंगे। उसके बाद प्रस्तावना केवल संविधान का परिचय नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का घोषणा पत्र है। इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत करें। यहाँ आपको प्रस्तावना के प्रतीकात्मक और व्यवहारिक महत्व पर जोर देना होगा, साथ ही कैसे भारत के शासन और समाज को दिशा देती है इस पर चर्चा करना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है आपको जो है प्रतीकात्मक और व्यवहारिक, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों को भी आपको लाना पड़ेगा। कैसे प्रस्तावना के जो विभिन्न जो वर्ड्स हैं, है ना, उसका महत्व तो अलग है, लेकिन उसका व्यवहारिक रूप में कितना जो है उसको यूज किया गया है, ठीक है, यह उसका प्रभाव है। तो इस तरीके से जो है यह क्वेश्चन जो है आपको दिया गया। एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को परिभाषित करें और इसे बिहार के संदर्भ में लागू करने की चुनौतियों पर चर्चा करें। इस प्रश्न में आपको बिहार के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य जैसे जाति आधारित राजनीति, गरीबी, शिक्षा को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना होगा। क्लियर। ये क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है संभावित। तो इस तरीके से जो है जो पहला जो हमारा टॉपिक था प्रियम्बल का, वो हमने जो है आपको बता दिया। 2 क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों क्वेश्चन हमने जो है डिटेल में आपसे चर्चा किया, डिटेल में हमने बता दिया है, और कुछ संभावित क्वेश्चन भी हमने दे दिया है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चूंकि इसमें हम बहुत डिटेल हमने आंसर दिया है, अगले वीडियो में जो है सिर्फ पॉइंट वाइज हम बताएंगे, क्योंकि हम 2 इसलिए देना चाहते थे क्योंकि आपको एक तरीका मालूम हो जाए कि आंसर को कैसे लिखना है, ठीक है, किस फॉर्म में लिखना है और किस तरीके से लिखना है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल आपको 2 क्वेश्चन के रूप में दे दिया। इसका जो भी PDF होगा आपको जो है वीडियो का जो है लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का मिल जाएगा। और बाकी अगर लिंक आपको चाहिए होगा तो आप जो है इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर जो है आप भेज सकते हैं मैसेज कि जो हमको सर लिंक चाहिए वीडियो को, तो हम भेज देंगे इसका। और बाकी जो भी संभावित क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, और मान लीजिए कहीं आपको चेक करवाने का व्यवस्था नहीं है, तो आप जो है इस व्हाट्सएप पे जो है आप भेज दीजिए, उसको लिखिए, उसका जो है उसका PDF बनाकर इस व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है। तो जो है आपको हम चेक करके जो है इसको भेज देंगे। क्लियर। तो ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसी पे आप भेज दीजिएगा जो भी आप आंसर लिखेंगे, जिनको चेक करवाना होगा, चेक करके हम भेज देंगे, जो भी सुझाव होगा वो हम आपको दे देंगे। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपका जो आज हमारा जो है सेकंड वीडियो है इसका आंसर राइटिंग सेशन का, और इस वीडियो में जो है हमने जो है एक टॉपिक कवर किया है प्रस्तावना का। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों का जो है फंडामेंटल राइट का होगा और DPSP का, दोनों को मिक्स करके जो हम बताएंगे। और चूंकि उसमें पॉइंट वाइज हम बताएंगे, बुलेट फॉर्म में बताएंगे, बाकी अब उसको एक्सप्लेन आप कर लीजिएगा, है ना, इसलिए क्योंकि जो है एक्सप्लेन आप जब कीजिएगा तो आपका लैंग्वेज भी अच्छा होगा, क्योंकि लैंग्वेज भी अगर हम बता देंगे तो फिर आपका डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है आप पॉइंट आपको हम बताएंगे, आप उसको एक्सप्लेन करके जो है उसको आप लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपका लैंग्वेज भी अच्छा होते चला जाए। क्लियर। तो ये जो है आपका जो है सेकंड जो है वीडियो जो है मैंने पूरा कर दिया है। आपको वीडियो अब लगातार मिलते रहेगा, और आंसर जो है आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएंगे। क्वेश्चन का संख्या आने के हिसाब से जो है उसका कब मिलेगा हम आपको बता देंगे, कब चेक करके देंगे, क्योंकि अब ये नहीं कि मतलब आप दे दिए क्वेश्चन आप कल आपको चाहिए, वैसे नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम जिस तरीके से मिलेगा उसी हिसाब से चेक करके हम भेज देंगे। क्लियर। तो आशा है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जो है आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि कोई सुझाव है, सजेशन है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर ये सजेशन है,
और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।